अभी केस की सामना करने के बदले अभी सरकार मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है और उसका पहला मौका था कि भीमा कोरेगांव, जबकि मैं कभी भीमा कोरेगांव गया भी नहीं। लेकिन आज केंद्र की फांसीवादी सरकार और इसके इशारे पर एनआईए पूरे देश के अंदर जो भी सच की आवाज है, जो भी जनता की बात करते हैं, उन्हें जेल के अंदर काला कानून यूएपीए लगाकर भेज दिया जाता है। क्योंकि काला कानून यूएपीए साफ सी बात है, आज जहां भी लगाए जा रहे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यकों पे हो, दलितों पे हो या आदिवासियों पे हो, वो यूएपीए उन्हीं के ऊपर लगाया जा रहा है जो लगातार सच बोल रहे हैं, जो सरकार की जन विरोधी फांसीवादी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। खुलकर उसका विरोध किया था और कहा था कि ये बीजेपी एक साजिश के तहत आदिवासियों मूलवासियों की आवाज को बंद करना चाहती है। आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर 2018 से ही किस तरह से भीमा कोरेगांव के नाम पर यालगर परिषद की जो सभा हुई थी, उसके नाम पर पूरे देश के जो बुद्धिजीवी बेटे बेटियां थी, उनको जेल के अंदर में ठूंसने का काम किया है। फादर स्टैन स्वामी से पहले 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था, यह 16वां है। फादर स्टैन स्वामी पे ही इसी मामले में जब 28 अगस्त 2018 को बरवर राव वगैरह गिरफ्तारी हुई थी, उस दिन भी इनके आवास पे छापा पड़ा था बगाईचा में, और इनका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, बहुत सारी चीजें, मोबाइल वगैरह लेके गए थे। उसके बाद फिर 2019 में 12 जून को इनके घर पे छापा पड़ता है। फिर 2020 में 27 जुलाई से 30 जुलाई और फिर 6 अगस्त, यानी कि ये लगातार 5 दिन, लगभग 15 घंटे इनसे एनआईए की टीम पूछताछ करती है और इन पर प्रेशर बनाया जाता है कि आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप में, आपके हार्ड डिस्क में माओवादियों से संबंधित सामान मिले हैं, आप माओवादियों से जुड़े हुए हैं और आपका बगाईचा सेंटर भी माओवादियों से जुड़ा हुआ। ये इस बात से साफ साफ इनकार करते हैं और इनकार की वजह 2 महीने बाद इनकी गिरफ्तारी और इनके जेल भेजे जाने के रूप में होती है। दोस्तों, फादर स्टैन स्वामी कौन है? अभी जनता खुद खड़ी हो रही है अपना हक मांगने के लिए। अभी इसके तहत सरकार की ओर से भी कुछ कानून बनाए गए हैं। खासकर 2-3 तो हैं। एक है पेशा कानून, जो पहली बार ग्राम सभा को स्वीकार करता है। वो एक पारंपरिक व्यवस्था है जिसके द्वारा आदिवासी जनता अपना स्वशासन करके आई है, उसको मान लिया है। दूसरा है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जंगल राइट्स एक्ट, जिसके तहत जनता को जो जंगल में रहते हैं वो कैसे, उनका अधिकार क्या है, इत्यादि। तीसरा है भूमि अधिग्रहण 2013 की कानून, जो पहली बार जो भू मालिक है उसका अधिकार को और जिस प्रकार का उसको मुआवजा देना है, कैसे देना है, वो सबको विश्लेषण करता है। ये तो कानून है, लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है। इस सब के बारे में मैं विश्लेषित करके लिखते रहा हूँ, बोलते रहा हूँ और जो भी संघर्ष चला है उसमें भागीदार भी रहा हूँ। और खासकर क्योंकि जनता खड़ी हो रही है, खासकर जवान अपना हक मांगते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है और बहुत सारे लोग हज़ारों में अभी जेल में बंद हैं, विचाराधीन कैदियों के रूप में, अंडर ट्रायल प्रिजनर के रूप में। उनके पक्ष लेके मैं हम लोग बहुत लोग मिलकर, मध्य भारत से सभी लोग मिलकर एक संस्था शुरू किए, परसिक्यूटेड प्रिजनर सॉलिडारिटी कमेटी नाम से। उसके द्वारा हम लोग केस भी फाइल किए हैं और अभी केस की सामना करने के बदले
अभी सरकार मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है और उसका पहला मौका था कि भीमा कोरेगांव, जबकि मैं कभी भीमा कोरेगांव गया भी नहीं, लेकिन उसमें एक संदिग्ध के रूप में डाला गया। उसके तहत मुझे 2 बार रेड किया गया। अभी पहले पुणे पुलिस कर रही थी, अभी NIA कर रहा है और NIA तो 15 घंटा मुझे पूछताछ किया और उसके मेरे सामने ऐसे कुछ एक्सट्रैक्ट को रखने लगा जो माओवादियों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था। मुझे किसी प्रकार का संबंध नहीं था उसमें, लेकिन वो सब मेरे सामने रखा गया ही बोल के ये सब मेरे कंप्यूटर में पाया गया। इस सब को मैं इनकार करके आया हूँ। इसलिए अभी बॉम्बे NIA ऑफिस से मुझे मांग किया जा रहा है कि मैं बॉम्बे जाऊं और मैं इनकार करते रहता हूं कि मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले मेरी उम्र है 83 ईयर्स ओल्ड, सेकंड मेरे कुछ ऐसी कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं भी हैं, तीसरा हमारा जो एपिडेमिक कोरोना एपिडेमिक फैल रहा है पूरे देश में, उसमें मैं एक्सपोज करना नहीं चाहता हूं। और अंत में झारखंड सरकार खुद बोला है कि 65 साल के ऊपर बुजुर्ग व्यक्ति लोग पब्लिक में ना आए। इस सब के तहत मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं NIA ऑफिस को बोल रहा हूं अगर मुझे और पूछताछ करना हो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया जाए। इसी पर मैं अटल हूँ और अटल रहूँगा, और जो भी इसके तहत सामना करना हो मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। और जो भी मुझे जानते हैं, मेरे साथी हैं, दोस्त हैं और जो चिंतक हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि जो मुझे हो रहा है वो सबों को हो सकता है। जो जनता के हक के लिए खड़े होते हैं, उसके लिए हम लोग को तैयार रखना है। इसलिए यही संदेश के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। लगातार जो झारखंड में कई दशकों से, लगभग 4-5 दशक से वो रहते हुए यहाँ पे जो आदिवासियों के सवाल को उठा रहे थे, वो पेशा की बात कर रहे थे, पेशा कानून की, वो 5वीं अनुसूची की बात कर रहे थे, वो जल जंगल जमीन पर वहाँ के आदिवासी मूलवासी लोगों की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जेलों में जो नक्सल के नाम पे ढेर सारे आदिवासी मूलवासी भरे हुए हैं, उन्हें निकालो। इसके लिए लगातार ये प्रयत्नरत थे। जब झारखंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जो एक बड़ी समस्या है, इसके खिलाफ जब एक बड़ा आंदोलन बनना शुरू हुआ और झारखंड जन विकास आंदोलन, विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन की नींव पड़ी, तो उसके संस्थापक सदस्यों में से फादर स्टैन स्वामी भी एक थे। झारखंड के लगभग 3-4 दशक से जो भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आवाज थी, जो भी सभा सोसाइटी होती थी, उसमें फादर स्टैन स्वामी एक जाना पहचाना नाम था। लेकिन आज केंद्र की फांसीवादी सरकार और इसके इशारे पर NIA पूरे देश के अंदर जो भी सच की आवाज है, जो भी जनता की बात करते हैं, उन्हें जेल के अंदर काला कानून UAPA लगाकर भेज दिया जाता है और उन्हें अर्बन नक्सल और नक्सली कहकर जेल में बंद कर देती है। जो कि हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो वरवर राव हो, गौतम नवलखा हो, आनंद तिलतुम्बरे हो, रोना विल्सन हो, महेश राउत हो, सोमा सेन हो, सुधा भारद्वाज हो, वर्णन गोंजाल्विस हो, सुधीर गार्लिक हो, या फिर कबीर कला मंच के जो गाने वाले लोग थे, ज्योति जगताप और सागर गोरखे और रमेश गईचोर, ऐसे लोग हों, इन तमाम लोगों को वो जेल के अंदर उनकी जगह पक्की कर देते हैं कि ये इनकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन दोस्तों, आज भीमा कोरेगांव के झूठे मामले में, झूठा मामला मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभी लोग जानते हैं कि वहां पर RSS के सह पे वहां पे लोगों ने दलितों पे हमले किए और उसके बाद इन्हीं लोगों को फंसाया गया जो दलितों
आदिवासियों की रहनुमाई की बात करते हैं, इनके हक अधिकार की बात करते हैं, उन्हीं को फंसाकर जेल में भी डाला गया। और वो जो पूरा भीमा कोरेगांव में जो दलितों पे हमले के जो मास्टरमाइंड थे, वो दोनों जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, आज भी खुले घूम रहे हैं। 2019 में 12 जून 2019 को जब इनके डेरा पे रेड पड़ी थी इसी केस में, तो उस समय हेमंत सोरेन विपक्ष के नेता थे और इन्होंने खुलकर उसका विरोध किया था और कहा था कि बीजेपी एक साजिश के तहत आदिवासियों मूलवासियों की आवाज को बंद करना चाहती है। तो हम आप तमाम दोस्तों से अपील करते हैं, आप तमाम साथियों से अपील करते हैं, तमाम प्रगतिशील जनवादी लोगों से अपील करते हैं जो चाहते हैं कि जनता की आवाज बुलंद होता रहे, जनता की आवाज लोग उठाते रहें, और जो इस काला कानून यूएपीए की खिलाफत करते हैं, क्योंकि काला कानून यूएपीए साफ सी बात है आज जहां भी लगाए जा रहे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यकों पे हो, दलितों पे हो या आदिवासियों पे हो, वो यूएपीए उन्हीं के ऊपर लगाया जा रहा है जो लगातार सच बोल रहे हैं, जो सरकार की जन विरोधी फांसीवादी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आप तमाम लोगों से ये अपील करते हैं कि आप भी फादर स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ में, और इसी के साथ भीमा कोरेगांव के तहत जो और भी 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं और अन्य मामलों में भी, जैसे जीएन साईं बाबा, प्रशांत राही, हेम मिश्रा और भी जो तमाम हजारों हजार जो राजनीतिक बंदी या जेल में जो हमारे देश के एक महत्वपूर्ण बेटे बेटियां जो जेल में बंद हैं, उनकी भी रिहाई का आवाज उठाएं और काला कानून यूएपीए को रद्द करने की मांग करें। इनकलाब जिंदाबाद, तमाम राजनीतिक बंदियों को रिहा करो, यूएपीए को रद्द करो।